हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में सीट थ्योरी में हम लोग देखने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में, यानी अलग अलग सिचुएशन में वेन डायग्राम को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। और बनाने के बाद उससे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला निकलता है, उस फार्मूला को हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे उसको आसानी से याद कर सकते हैं, एक एक चीज़ को हम आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो टॉपिक है मेरा वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशंस, यानी अलग अलग कंडीशन में हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट का जनरली जरूरत पड़ता है और साथ ही साथ उसके सबसेट का जरूरत पड़ता है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं और वेन डायग्राम बनाते समय यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल देंगे, यानी यूनिवर्सल सेट जो है आपको समझिए रेक्टेंगल को इंडिकेट करेगा और बाकी जो भी उसका सबसेट होगा इन सबको हम लोग सर्कल से बनाएंगे, ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल का हेल्प लेंगे। जैसे यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए तो ये जो है आपके यूनिवर्सल सेट का काम करता है और हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो है आपके समझिए कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट का काम करेगा। अब देखिए तो हम लोग देख लिए कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से दिखाएंगे और यूनिवर्सल सेट का जो भी सबसेट होगा उसको सर्कल से दिखाएंगे। अब अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे बनेगा, तो इसके लिए सबसे पहला सिचुएशन आपसे बोला जा रहा है कि व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट आर गिवन, यानी जब आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट दिया गया तो उस सिचुएशन में हम लोग वेन डायग्राम को कैसे बनाएंगे। दूसरा कंडीशन दे रहा है कि व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट्स ऑफ यू आर गिवन, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, हम बता रहे हैं कि करके। तीसरा है कि व्हेन टू डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ यू आर गिवन और चौथा है कि व्हेन ए इज सबसेट ऑफ ए विच इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो आइए पहला कंडीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक करके हम लोग इससे रिलेटेड फॉर्मूला को भी देखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन आपसे बोल रहा है कि व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट आर गिवन। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में जो आपका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 कुछ एलिमेंट डाल दिए। फिर यहाँ से एक सेट दे देते हैं ए, इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट डाल देते हैं 1 2 3। अब मान लेते हैं इसका हमको क्या बनाना है, तो वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि यूनिवर्सल सेट के लिए आपको क्या करना है, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए। अब इसका जो सेट ए दिख रहा है तो सेट ए को दिखाने के लिए हम बोल रहे हैं सर्कल बनेगा। अब इस सर्कल जाएगा कहाँ, तो इस रेक्टेंगल के अंदर जाएगा। कारण है कि ए जो है यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है, यानी ए का टोटल एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सर्कल को यहाँ से इंडिकेट कर देते हैं, ए से इसका नेमिंग कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट का नेमिंग किससे कर देते हैं, तो यू से कर देते हैं। अब देखते हैं कि सेट ए में आखिर एलिमेंट है तो कौन कौन एलिमेंट है। तो पहले सेट ए के एलिमेंट को ही डालना है। तो इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, यानी यहाँ पर डाल दिए 1, फिर यहाँ डाल दिए 2, फिर यहाँ डाल दिए 3। अब देखिए जो भी एलिमेंट सेट ए का है वो एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट का तो कंफर्म होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 जो है आपके सेट ए का एलिमेंट है, इसका मतलब है कि 1 2 3 जो है आपके यूनिवर्सल सेट का भी एलिमेंट होगा। तो यूनिवर्सल सेट में जो दिख रहा है ना 1 2 3, अब इसको हमको फिर से लिखने का ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 के अलावा जो बच रहा 4 5 6, इसी एलिमेंट को डालेंगे सर्कल के बाहर, यानी यहाँ हो जाएगा 4 5 6। सर्कल के अंदर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि सर्कल के अंदर सेट ए का एलिमेंट है और सेट ए के एलिमेंट में 3 ही एलिमेंट है 1 2 3, इसलिए सर्कल के अंदर 1 2 3 कर दिए और बाहर 4 5 6 कर दिए। अब फाइनली इस वेन डायग्राम से आप सेट ए के एलिमेंट को देखना चाहते हैं तो आसानी से देख सकते हैं कि इसके पास 1 2 3 है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को देखना चाहते हैं तो टोटल तो यूनिवर्सल सेट का ही है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सारा एलिमेंट दिख रहा, यानी आपका ही वेन डायग्राम इसका हो गया। और भी एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। और इसका एक सबसेट है ए जिसके पास एलिमेंट है ए बी। मान लेते हैं इसका दूसरा भी एक सबसेट है बी जिसके पास एलिमेंट है ई एफ जी। ऐसे और भी सेट हो सकता है, ठीक है। अब इसका हम वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल जो बनेगा ये आपके यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का क्या सबसेट दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए और सेट बी में ध्यान से देखिएगा तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिया हुआ, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग। यानी यहाँ पे ए और बी जो है कैसा सेट है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग सेट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
ए को अलग कर देते हैं, बी को अलग कर देते हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है इसलिए बिल्कुल दोनों अलग रहना चाहिए। ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। अब सबसे पहले देखिए सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, तो सेट ए के अंदर आपका ए है, बी है। सेट बी का बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है, तो ई है, एफ है, जी है, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिवर्सल सेट में, तो यूनिवर्सल सेट का देख रहे हैं ना, ये जो भी एलिमेंट दिख रहा है ऑलरेडी यूनिवर्सल का भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ए यहाँ पे दिख गया, बी दिख गया, सी नहीं दिख रहा अभी, तो सी को हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं सर्कल के बाहर। डी नहीं दिख रहा, डी को भी लिख लेते हैं। फिर ई एफ जी तीनों इसमें आ गया। एच नहीं दिख रहा तो एच को यहाँ डाल लेते हैं, यानी आपका यूनिवर्सल सेट बन गया। तो फिलहाल हम लोग पहला जो एग्जांपल देखे हैं इसमें यूनिवर्सल सेट का एक ही सेट दिया हुआ था, इसमें यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट दिया हुआ था, इसमें यूनिवर्सल सेट का क्या दिया हुआ, दो सबसेट दिया हुआ, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का दो सबसेट दिया हुआ और दोनों का ऐसा सबसेट है तो नॉन इंटरसेक्टिंग है, यानी दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए दोनों सर्कल को हम बिल्कुल अलग रखें। लेकिन अगला जो आपका केस मिल रहा, एग्जाम्पल नंबर जो 2 मिल रहा, यानी आपका जो सिचुएशन सेकंड है, ये आपसे बोल रहा है कि व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट्स ऑफ यू आर गिवन, यानी दोनों इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब हुआ कि दोनों के बीच में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कॉमन होना ही चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, यानी आपका सेकंड सिचुएशन का एग्जांपल हम लेते हैं अभी सेकंड वाले सिचुएशन में। तो देखिए सेकंड नंबर वाले सिचुएशन के अनुसार एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ से हम ले लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। एक सेट यहाँ से हम लेते हैं ए जिसके पास एलिमेंट है 2 3 4, दोनों इंटरसेक्टिंग है तो उसी के अनुसार एग्जाम्पल भी लेना होगा। तो बी एक सेट लेते हैं जिसके पास एलिमेंट है 3 4 5, ठीक है। अब इसका हमको वेन डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि आपके यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट करेगा। अब एक चीज़ हमको देखना है यहाँ पे कि जो हमारा सेट दिया हुआ है ए और बी, यानी यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट दिया हुआ, इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट है या नहीं। तो फिलहाल 3 4 दोनों के बीच में कॉमन दिख रहा है। तो जब भी दोनों के बीच में कॉमन दिख रहा है यानी कि इंटरसेक्टिंग सेट है। तो इंटरसेक्टिंग सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों सर्कल को इस तरीके से बनाएंगे कि दोनों में कुछ कॉमन पार्ट दिखे, ताकि कॉमन एलिमेंट को यहाँ दिखाया जा सके। तो ये आपका सेट ए हो गया और ये आपका सेट बी हो गया। तो देखिए ई वाला जो पार्ट दिख रहा, इस वाले पार्ट पे अगर हम ध्यान देते हैं इस वाले पार्ट पे, तो ये जो है सेट ए का भी माना जाएगा और ये वाला पार्ट सेट बी का भी माना जाएगा। यानी दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट होगा उस कॉमन एलिमेंट को इसी पार्ट में हम डालने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, तो दोनों सेट में 3 है और दोनों सेट में 4 है। तो यहाँ पर हम 3 को लिख देते हैं और यहाँ पर हम 4 को लिख देते हैं। इसके बाद जो नॉन कॉमन एलिमेंट है, जैसे सेट ए में क्या क्या एलिमेंट था, तो 2 3 4, तो देखिए सेट ए दिख रहा है ना, 3 4 आ गया इसमें, यानी बच कौन रहा है, तो 2, तो 2 को यहाँ हम साइड में डाल देते हैं। बी का बात करते हैं तो बी में 3 4 5 है, तो फिलहाल 3 4 दिख रहा है, यानी बच कौन रहा, तो 5, तो 5 को यहाँ डाल देते हैं। यानी ए और बी जो इंटरसेक्टिंग है इसका हम बना दिए। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट में आते हैं, यूनिवर्सल सेट का क्या क्या एलिमेंट है और कौन कौन इसमें आ चुका है, कौन कौन नहीं है। तो 1 देखिए 1 इसमें कहीं नहीं दिख रहा, तो 1 को हम बाहर डाल देते हैं। 2 जो है दिख रहा अंदर है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल का तो ये पूरा एरिया है, यानी यूनिवर्सल में आ जाएगा। 3 जो है ये भी दिख रहा, 4 दिख रहा, 5 दिख रहा। फिर आपका 6 और 7 नहीं दिख रहा, तो हम 6 और 7 को आउट में लिख देंगे। तो ये आपका जो सेकंड वाला सिचुएशन था कि व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट्स ऑफ यू आर गिवन, इसका हम लोग वेन डायग्राम देख लिए। थर्ड में जो सिचुएशन ये आपसे बोल रहा है कि व्हेन टू डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ यू आर गिवन। डिसजॉइंट सबसेट का मतलब होता है कि सेट ए और सेट बी में दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे इसके जस्ट पहले जो हम एग्जांपल लिए हैं, इसके जस्ट पहले जो एग्जांपल लिए उस एग्जांपल में आप ध्यान दिए होइएगा, उसमें सेट ए और सेट बी के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था। तो उसी को बोलते हैं कि व्हेन टू डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ यू आर गिवन, यानी यू का 2 डिसजॉइंट सबसेट देगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर। जैसे यहाँ हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सेट ए लेते हैं जिसके पास एलिमेंट है ए ई, एक सेट हम बी ले लेते हैं जिसके पास एलिमेंट है ओ यू, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो सेट ए और सेट बी में आपको कोई एलिमेंट कॉमन नहीं दिखेगा, यानी यहाँ पे ए और बी जो है कैसा होगा, तो डिसजॉइंट सेट होगा। ए और बी दोनों का टोटल एलिमेंट यू में लाई कर रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ए और बी जो है डिसजॉइंट सबसेट है किसका, तो यू का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो कि दिखाता है हमारे यूनिवर्सल सेट को।
डिसजॉइंट है इसलिए दोनों सर्कल में कोई पार्ट कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग बनेगा। ये आपका ए हो गया, बी हो गया। ए में एलिमेंट क्या क्या है तो ए है, ई है। बी में एलिमेंट क्या क्या है तो ओ है, यू है। यानी ए इसमें आ गया, ई आ गया, ओ आ गया, यू आ गया, बच कौन रहा आई, तो आई को यहाँ से हम बाहर लिख देते हैं। तो इसका आपका वेन डायग्राम हो गया। फोर्थ नंबर जो सिचुएशन बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ए, फिर ए का सबसेट कौन है बी। यानी ऐसा समझिए कि बी का सारा एलिमेंट सेट ए के पास होगा और सेट ए का सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के पास होगा। यानी यूनिवर्सल सेट के अंडर में आपका ए आ जाएगा और ए के अंडर में कौन आ जाएगा तो बी आ जाएगा। आइए इस पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जो है पहले हम एग्जांपल सेट करते हैं क्वेश्चन के अनुसार, फिर आपको वेन डायग्राम बना करके हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ जो है एक यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं। एग्जांपल कुछ कंडीशन 4 के अनुसार है आपका यूनिवर्सल सेट लेते हैं जिसके पास एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं एक सेट ए लेते हैं जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। फिर हम क्या करते हैं एक सेट बी ले लेते हैं जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि बी जो है सबसेट है ए का और ए किसका सबसेट है तो यू का। यानी यहाँ जो आपका कंडीशन था कि बी इज सबसेट ऑफ ए विच इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल उसी कंडीशन पे हम आपको एक एग्जांपल सेट किए हैं। अब जब इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल तो बनाएंगे ही, क्योंकि रेक्टेंगल में ही हम लोग यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। अब इस रेक्टेंगल के अंदर कौन जाएगा तो सेट ए जाएगा। ठीक है, चूँकि ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। फिर ए का भी सबसेट कौन है तो बी है, तो ए के अंदर कौन चला जाएगा तो बी चला जाएगा। यानी आपका ये सेट बी हो गया, ये सेट ए हो गया। तो सबसे पहले हम सेट बी के एलिमेंट को डालते हैं। तो सेट बी के पास क्या क्या है 1 2 3। तो सेट बी के एलिमेंट को यहाँ हम सेट करते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा 1 2 फिर 3। आते हैं सेट ए, तो सेट ए के पास 1 2 3 4 5 है। तो 1 2 3 जो दिख रहा है सेट बी का तो है ही, साथ ही एलिमेंट जो है सेट ए का भी है। यानी 1 2 3 को लिखा जा चुका है तो फिर से नहीं लिखेंगे, बच कौन रहा 4 और 5। तो एक तरफ इधर 4 डाल देते हैं, यहाँ 5 डाल देते हैं। ठीक है, यानी फाइनली क्या क्या एलिमेंट अभी दिख रहा है इसमें टोटल में तो 1 2 3 4 5। तो यूनिवर्सल सेट के लिए अभी हमको 6 7 8 भी चाहिए। तो इस 6 7 8 को कहाँ डाल देते हैं तो सर्कल से बाहर डाल देते हैं। यही आपका सिचुएशन 4 का वेन डायग्राम हो गया। अब आइए वेन डायग्राम की सहायता से हम लोग काफ़ी सारे फॉर्मूला को लिख सकते हैं, काफ़ी शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं और उसको आसानी से हम याद भी रख सकते हैं। तो आइए उस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे फॉर्मूला लिखने के लिए पहले आपका 2 सेट के लिए दिखाएंगे आपको और फिर 3 सेट के लिए भी दिखाएंगे। थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ आप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को लिखने वाले हैं। यहाँ लिख रहे हैं सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन वेन डायग्राम्स। यानी वेन डायग्राम की सहायता से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को लिखने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले 2 जो है इंटरसेक्टिंग सेट को बनाते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ जैसे सेट ए हो गया, फिर यहाँ पे हम एक सेट बी को बना दिए। ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका क्या होगा सेट बी हो गया। इंटरसेक्टिंग बना रहा है। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए भी हम देख लेंगे, जब इंटरसेक्टिंग का फॉर्मूला मिल जाएगा तो नॉन इंटरसेक्टिंग हम आसानी से लिख सकते हैं। ये आपका सेट ए हो गया, सेट ए का सारा एलिमेंट इसके अंडर में रहेगा, इस सेट बी हो गया। ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दोनों में कॉमन हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है सेट ए का भी माना जाएगा और सेट बी का भी माना जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन जरूरी है। जैसे टोटल जो दिख रहा है सेट ए है, सेट ए है
अब ई टोटल जो दिख रहा है सेट बी है, ई वाला जो पार्ट दिख रहा है ये आपका सेट ए का भी माना जाएगा और सेट बी का भी माना जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ए में भी कोई एलिमेंट लाई कर रहा है, बी में भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट जो है ए इंटरसेक्शन बी का है। यानी इस चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिखते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी। ये टोटल जो दिख रहा है सेट ए का है, इसमें से पार्ट जो है ए का भी है बी का भी है। यानी अगर हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे उंगली पे, यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे आते हैं, फिर यहाँ से ऐसे आ जाते हैं, यानी इस पार्ट को छोड़ देते हैं। तो ये पार्ट जो है बी का भी था, यानी टोटल जो है ए का है, इसमें से बी का जो पार्ट इन्वॉल्व है उस पार्ट को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो बचा हुआ पार्ट जो मेरा कहलाता है ये आपका ए माइनस बी कहलाता है। यानी ए माइनस बी का यहाँ से लेकर के ऐसे होते हुए यहाँ तक जाएगा। सेम सिचुएशन इधर है, टोटल बी का है, इसमें से ये पार्ट जो है ए में भी इन्वॉल्व है, तो ए वाले पार्ट को हम माइनस कर लेते हैं, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, इतना सा जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, तो बी माइनस ए लिखते हैं। यानी फिर से ध्यान दीजिएगा, हम सेट ए का बात करते हैं तो आपको टोटल समझना है, बी का बात करते हैं तो टोटल समझना है। दोनों में कॉमन क्या है, तो यही वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी लिखे हैं। ए में से बी का कुछ पार्ट घट रहा है, इसलिए इधर का जो पार्ट बच रहा है इसको हम ए माइनस बी बोल रहे हैं। इसमें बी में से ए का कुछ पार्ट घट रहा है, इसलिए इधर वाला पार्ट जो बच रहा है इसको हम बी माइनस ए बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लिखना चाहते हैं, यहाँ से लिखना चाहते हैं, ध्यान देंगे, एन ए माइनस बी। एन ए माइनस बी का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का यही पार्ट है, इसमें कितना एलिमेंट है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, अगर इस टोटल एलिमेंट को जोड़ लेते हैं तो किसका एलिमेंट आ जाएगा, तो सेट ए का एलिमेंट आ जाएगा। यानी इसको इक्वल लिखा जा सकता है एन ए। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। आपको एक फॉर्मूला मिल गया। इसी तरीके से हम इधर के लिए भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू लिखा जा सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। क्लियर है। अगर हम चाहते हैं यूनियन में लिखना, जैसे हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी को लिखना, तो देखिए जब भी हम लोग दो सेट लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक सेट लेते हैं ए जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट लेते हैं बी जिसके पास एलिमेंट है 4 5, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में कौन कौन एलिमेंट आता है, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि सेट ए में एलिमेंट हो गया 1 2 3 4, ठीक है, सेट बी में आपका एलिमेंट हो गया 3 4 5। अब जब यहाँ पे हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको तो एक से ज़्यादा बार लिखते नहीं है, एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी दोनों में कितना एलिमेंट हो गया, तो 5 एलिमेंट हो गया। यानी कहने का मतलब था कि यहाँ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, तो दोनों का एलिमेंट ऐड होकर के यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट को तो एक ही बार जोड़ेंगे, इसलिए आपका 5 आ रहा। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है। फिलहाल आपका कॉमन दिख रहा, तो कॉमन के अनुसार हम काम करेंगे, और आगे फिर हम बिना कॉमन के भी आपको फॉर्मूला बता देंगे। तो अगर हम लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, इसका मतलब है कि ए माइनस बी के एलिमेंट को रखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को रखा जाएगा, और बी माइनस ए के एलिमेंट को रखा जाएगा। यानी इसको लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। पहला तरीका हुआ। यानी एन ए यूनियन बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी ए माइनस बी के एलिमेंट को रख लिए, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को रख लिए, और बी माइनस ए के एलिमेंट को रख लिए, तो हमको ए यूनियन बी का एलिमेंट मिल गया। कभी कभी होता है कि दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों सेट में अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी ए और बी दो सेट दिया गया, दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग सेट है, तो उस सिचुएशन में एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब हम लोग लिखेंगे एन ए यूनियन बी का जो वैल्यू होगा ये आपका इक्वल हो जाएगा एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। ई वाला पार्ट जो है रिमूव हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। एन ए यूनियन बी को हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी टोटल पार्ट आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी।
तो ए में ही पार्ट पूरा आ गया, बी में ही पार्ट पूरा आ गया, लेकिन इस वाले पार्ट को ध्यान दीजिएगा तो ये आपका ए में भी आ गया, बी में भी आ गया। तो एक चीज़ को 2 बार तो जोड़ नहीं सकते, एक ही बार जोड़ेंगे। तो 2 बार हम जोड़ चुके हैं, इसलिए एक बार इसको घटाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है तो माइनस करना होगा यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी एन ए यूनियन बी को लिखा जा सकता है एन ए प्लस एन बी, माइनस कर लिए एन ए इंटरसेक्शन बी। कब? जब दोनों सेट में कुछ कॉमन है तो, यानी इंटरसेक्टिंग सेट है तो। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि दोनों सेट नॉन इंटरसेक्टिंग है यानी डिसजॉइंट है, तो उस सिचुएशन में एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तब हम लोग लिखेंगे एन ए यूनियन बी को लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। यहाँ पे आपको हम एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप ध्यान देखेंगे यहाँ पे तो दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं है। तो इसके पास 3 एलिमेंट है, इसके पास 2 एलिमेंट है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का सम 5 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 2 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि इसके पास 4 एलिमेंट, इसके पास 3 एलिमेंट, 4 3 7, दोनों में कॉमन एलिमेंट कितना था? तो 2 था, यानी ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट है। तो 7 से 2 माइनस कर लिए तो कितना आ गया? 5 आ गया। अब आपको हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो 2 सेट है, 2 सेट के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक साथ 3 सेट दे देता है, ठीक है, और तीनों सेट जो है इंटरसेक्टिंग है, यानी तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो उस सिचुएशन में कैसे फॉर्मूला को लिखेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। एक साथ अगर आपको 3 सेट दे दिया जाता है तो हम मान करके चलेंगे कि तीनों जो है इंटरसेक्टिंग सेट है। अगर नॉन इंटरसेक्टिंग है तो उस सिचुएशन के अनुसार हम देख सकते हैं। तो आइए पहले आप फॉर्मूला देखिए, एक एक चीज़ आपका हम सही से क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ जो है ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया, और एक आपका ये सेट सी हो गया, यानी सेट ए, सेट बी, सेट सी। थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। इस पार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, इस पार्ट को तो देखिए सेट ए है उसमें भी पार्ट इन्वॉल्व है, सेट बी है उसमें भी पार्ट इन्वॉल्व है, सॉरी सेट बी यहाँ से है उसमें भी इन्वॉल्व है, और सेट सी है उसमें भी इन्वॉल्व है। यानी ई वाला जो पार्ट दिख रहा ये आपका ए बी सी तीनों का है। इस वाले पार्ट को हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट हो गया ये, ठीक है। अच्छा, इस वाले पार्ट को अगर इतना का बात करते हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन जरूरी है यहाँ पे, इतना का हम बात करते हैं, इतना का, तो ये आपका जो पार्ट बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का बनेगा। इस वाले का बात करते हैं, इस वाले का, तो बी इंटरसेक्शन सी का बनेगा, और इस वाले पार्ट का बात करते हैं तो सी इंटरसेक्शन ए का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, फिर आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, प्लस हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इंटरसेक्शन ए। इसको आगे बढ़ा करके हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी को एक साथ सजा करके लिखा जा सकता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, माइनस हो जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन हो जाएगा तो एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए हो जाता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस फॉर्मूला को लिखा कैसे गया। ए का मतलब टोटल एलिमेंट, बी का मतलब टोटल एलिमेंट, सी का मतलब टोटल एलिमेंट। तो जब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का, अभी आप ध्यान रखिएगा कि तीनों को हम लेकर के चल रहे हैं इंटरसेक्टिंग के लिए, यानी तीनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन है तो लेके चल रहे हैं। अगर नॉन कॉमन होगा तो भी आपको हम बता देंगे क्या करना है। तो एन ए लिख दिए, एन बी लिख दिए, एन सी लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन ए जब लिखे तो टोटल पार्ट आ गया, ठीक है, एन बी लिखे तो फिर ही पार्ट आ गया, यानी इसमें बहुत सारा पार्ट जो है रिपीट कर रहा है। एन सी लिख रहे हैं तब भी आ गया। अब जब एन ए एन बी एन सी लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो ई वाला पार्ट जो है तीनों में जा रहा, ई वाला पार्ट जो है तीनों में जा रहा,
यानी आप जो Na बोले हैं उसमें भी जा रहा, आप जो Nb बोले हैं उसमें भी जा रहा, और जो आप Nc बोले हैं उसमें भी जा रहा। ठीक है, अच्छा इसके बाद इस पार्ट को देखिएगा थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेशन से। ये वाला पार्ट कितना बार अभी तक मिल गया आपको? 3 बार मिल गया। एक आपका Na में मिल गया, एक आपका Nb में मिल गया, एक आपका Nc में मिल गया। तो इसको हम थोड़ा सा नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये आपका, कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको टोटल कितना बार मिल गया अब तक? तो 3 बार मिल गया। अब हम बात करते हैं Na, Nb, Nc का बात कर लिए। अब यहाँ फिर लिखे हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी 3, और एक बार फिर इसको लिख दें, यही आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, तो एक बार और हो गया। यानी ये वाला पार्ट टोटल कितना बार मिला आपको? तो 4 बार मिल गया। अच्छा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो Na इंटरसेक्शन B को घटाया जा रहा, Na इंटरसेक्शन B, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको घटाया जा रहा। तो इसको घटाने का मतलब A इंटरसेक्शन B पूरा घटेगा। ठीक है, पूरा घटेगा तो ई वाला जो पार्ट था ये आपका ए का भी था, इतने पार्ट का बात कर रहे हैं, पार्ट सेकंड समझिए आप, इतने पार्ट का बात कर रहे हैं, इतने का। तो ये वाला पार्ट जो है ए का भी है बी का भी है, आप दोनों में इसको जोड़ चुके हैं, तो इस वाले पार्ट को घटाना होगा। लेकिन हम क्या घटाए हैं कि ए इंटरसेक्शन बी घटाने का मतलब ये पूरा को घटा रहे हैं। तो पूरा को घटाने का मतलब ये पार्ट को 2 बार जोड़ा गया, तो एक बार ही घट गया, एक बार तो इसको रहना ही चाहिए। और यहाँ जो ये पार्ट है 4 बार था, तो इसमें से फिर एक को घट गया, तो ये पार्ट अब बचा कितना बार? तो 3 बार बचा। यानी ये पार्ट अभी कितना बार बचा? 3 बार, जबकि इसको एक ही बार बचना चाहिए। आगे फिर हम बी इंटरसेक्शन सी को घटा रहे हैं। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये वाला पार्ट हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है 2 बार आ चुका है, एक हम Nb बोले तब आ गया, एक Nc बोले तब आ गया। इस पूरे पार्ट का बात कर रहे हैं। तो जब इसको हम घटा रहे हैं तो 2 बार मतलब एक बार तो रहना ही चाहिए, इसको हम 3 मान लेते हैं, एक बार रहना ही चाहिए, तो एक बार ही इतना रह जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट एक बार फिर से घटा, तो फिर से घटा, तो ये अब कितना बार रहा? तो 2 बार। इसको रहना कितना बार चाहिए? तो 1 बार। तो इसके लिए फिर से हम Nc इंटरसेक्शन A लिखे हैं। तो C इंटरसेक्शन A का मतलब ई वाला पार्ट हो गया, इस पार्ट को 4 से डिनोट करते हैं। तो इस पार्ट को फिर से घटा रहे हैं, तो ये जो पार्ट है ये आपका 2 बार जुड़ा हुआ था, तो एक बार घट गया और एक बार ही घट गया, तो 2 में से फिर घटा, तो कितना बचा? तो 1 बार बचा। तो एक बार तो जोड़ेंगे ही, तो इसी कारण से यहाँ पे लिखा गया कि Na यानी टोटल, Nb यानी कि टोटल, Nc यानी कि टोटल। ठीक है, इस वाले पार्ट को समझिए कि Na में भी आया पार्ट 1, Nb में भी आया है, Nc में भी आया है, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में भी आया, 4 बार आया। जबकि इसको रहना कितना बार चाहिए? तो 1 बार चाहिए। ठीक है, A इंटरसेक्शन B जब हम किए हैं, A इंटरसेक्शन B का मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका जा रहा, तो इस पार्ट को जब हम घटा रहे हैं तो ई वाला पार्ट भी 2 बार ओवरलैप मारा, A में और B में, एक बार घटा दिए, तो ये 4 बार था, एक बार ये भी घट जाएगा, तो ये बचा कितना? 3 बार। फिर जब बी इंटरसेक्शन सी किए तो ये तो घटा एक बार, 2 बार था तो ये भी एक बार घटा, तो फिर ये अब 3 से घट के 2 हो गया। और सी इंटरसेक्शन एक किए तो फिर एक बार घटा तो 1 बार हो गया। इसीलिए हम लोग फार्मूला को लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, एक साथ सबको लिखते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए। अगर मान लेते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों में कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं हो, अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधे आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पर डाल लेंगे और आगे देखेंगे ए बी में क्या कॉमन है, बी सी में क्या कॉमन है, सी ए में क्या कॉमन है, वहाँ उसके अनुसार डाल लेंगे। यानी फॉर्मूला जो है सबके लिए वैलिड है, कुछ कॉमन है या फिर कॉमन नहीं है उसके अनुसार यहाँ पे आपको वैल्यू सेट करके पुट कर देना है। फिर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर भी कीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।